हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सम्राट एसएसटी क्लासेस। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10 एसएसटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें से आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ने वाले हैं। और यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 5 यानी 5वां भाग को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले 4 वीडियोज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति हुई। और आज हम लोग इस पार्ट 5 में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा और किन किन देशों पर इसने अपना प्रभाव कुछ अलग दिखाया, वहां पर क्या क्या परिवर्तन हुआ, आज हम लोग उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग को पढ़ना है जुलाई 1830 ईस्वी का क्रांति का प्रभाव। यानी जुलाई 1830 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी वो किस कारण से हुई थी, ये हम लोगों ने समझ चुका है। जब फ्रांस का जो चांसलर था प्लेगनेक, उसने संवैधानिक मार्ग में चार्ल्स दसम के कहने पर कई गतिरोध उत्पन्न किए थे, जिसके कारण वहां के लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना थी एक बार फिर से पनपने लगी। तो चार्ल्स दसम एक प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसके आदेश पर वहां के जो भी उदारवादी थे, वहां के जो क्रांतिकारी थे, उनके आदेश पर 4 अध्यादेशों को गला घोटने का प्रयास किए थे। और यही उनका किया गया प्रयास फिर से एक नई क्रांति का रूप ले लिया, जो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति को लेकर सामने आया। और उस क्रांति का मेन उद्देश्य यही था कि जो भी गृह युद्ध हुए थे 4 अध्यादेशों को गला घोटने के प्रयास से, उनके बाद ही जो विचारों का प्रस्फुटन हुआ था, वही विचार जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का रूप ले लिए। और यहाँ पर हम उसका जो है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव को पढ़ेंगे। यानी अगर कोई भी कार्य है, क्रांति है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो जुलाई 1830 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, जो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति हुई थी, इस क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इसने जितने भी देश थे यूरोप में उसको कैसे प्रभावित किया, उसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर क्या क्या कारण हुए, क्या क्या घटनाएं हुई जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद। जो यूरोप के जो भी अलग अलग राज्य थे, जो अलग अलग देश थे, उनमें राष्ट्रवाद की भावना का एक नया दिशा और एक नया दशा कैसे मिला, इसको आज हम लोग जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव के रूप में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो भी लाइनें लिखी गई है, ये आपके बुक की लाइनें हैं। तो आपके पास बुक होगा तो बुक खोल लीजिए और हमारे साथ अच्छे से पढ़िए। जहां भी दिक्कत होगा, कोई वर्ड अगर कठिन लगेगा, उसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का क्या क्या प्रभाव था। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्ता वादियों के प्रभाव कम हो रहा था। यानी जब जुलाई 1830 ईस्वी की जो क्रांति हो रही थी, उसमें जब जो देश थे उसमें राजसत्तावादी, यानी जो राज्य में जो सत्ता थी, उन लोगों में जो कट्टरवादी प्रक्रिया थी, कट्टरवादियों की जो संख्या थी, वो बहुत ही कम हो रही थी। ये पहला कारण है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव का। कि प्रभाव हुआ तो सबसे पहले यह हुआ कि जो भी देश थे उन सभी में जो राजसत्ता कट्टरवादियों थे, उनकी संख्या बहुत ही कम होने लगी। ये सबसे पहला प्रभाव था। इसके बाद वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग, जो यह क्रांति है, यानी जो जुलाई 1830 ईस्वी की जो क्रांति थी, इसका जो प्रभाव है सबसे अधिक मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों पर पड़ा था। और ये उन्हीं का देन था। कोई भी क्रांति होता है, कोई भी आंदोलन होता है, उसमें सबसे ज्यादा और अधिकांश जो है, उसमें अधिक संख्या में जिसका भी प्रभाव होता है वो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। जिनका भी कार्य होता है वो अधिकतर मध्यम वर्ग के लोग होते थे। तो जो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति थी, इसमें भी अधिकतर जो प्रभाव था वो
वो मध्यम वर्ग के लोगों और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों पर पड़ा था। मतलब कि यह जो क्रांति है वास्तव में मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। यानी जो मध्यम वर्ग के लोग थे और जो लोक संप्रभुता के जो सिद्धांत थे, उन्हीं के देन से जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का एक प्रभाव पड़ा है इन लोगों पर, जिसके कारण वह क्रांति हो सकी। तो पहला हम लोग का यह था कि इसमें जो पहला प्रभाव था वो कट्टर राज सत्तावादियों के प्रभाव कम हो रहा था, और दूसरा जो है कि मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता की सिद्धांतों का देन था। यह मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों का देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। इससे पहले की वीडियोज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे इसने फ्रांस की क्रांति को एक नया जीवन, मतलब एक नया जीवित दान किया। यानी जो क्रांति वहां के लोगों में, फ्रांस की क्रांति यानी 1789 के बाद धीरे धीरे दबने लगी थी, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ गई थी। फिर से अगर जब जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति हुआ तो इसके बाद से वहां पर एक प्रभाव पड़ा, और वही प्रभाव जो है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का है। तो इस क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इससे पहले हम लोग वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों के बारे में जान, जो ऑस्ट्रिया, प्रसा और फ्रांस थी, वो वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन के, वियना संस्था के जो देश थे, जो एक वियना सम्मेलन 1855 यानी 1855 ईस्वी में हुआ था, उसी सभा के लोग थे वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। यानी जो भी वियना कांग्रेस के जितने भी लोग थे, उनका जो भी सिद्धांत था, जो भी मूल था, उनके मूलों को निर्मूल कर दिया। निर्मूल का मतलब है बिना मूल का। नी का अर्थ ही होता है बिना, यानी बिना कोई वैल्यू नहीं रहा इनका, कुछ वैल्यू नहीं रहा। यानी इनका जो क्रांति का जो प्रभाव था, फ्रांस की क्रांति को पुनर्जीवित कर दिया था तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। यानी वियना सम्मेलन के जितने भी लोग थे, उनके जो भी सिद्धांत थे, उनके सभी सिद्धांतों का बिना वैल्यू यानी अनवैल्यूएबल कर दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, निर्मूल सिद्ध कर दिया गया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा, और जैसे ही जो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति हुई थी, इसका जो प्रभाव है संपूर्ण यूरोप पर पड़ा, और राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी जैसे ही इसका प्रभाव हुआ, यूरोप में इसका एक प्रत्यक्ष और एक अद्भुत तरीके से इसका प्रभाव देखने को मिला, जिसने यूरोप में वहाँ के जितने भी यूरोपीय राष्ट्र है, वहाँ के राजनीतिक एकीकरण, यानी जो भी राजनीतिक गतिविधियों में जो उनके वहाँ के लोगों की जो आलोचना हुई थी, उसको फिर से एकीकरण किया गया, और फिर संविधान में जो भी गड़बड़ी, जो भी दिक्कत आ रही थी, उसको सुधार किया गया, और राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी जैसे ही वहाँ के लोगों में फिर से क्रांति की वजह से जो भावना जगी, तो वहाँ पर एकीकरण हुआ, जो भी संवैधानिक जो समस्याएं थी उसको सुधारा गया, और फिर से राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। यानी इसके बाद जो विकास हुआ राष्ट्रवाद का, इसके बाद इटली तथा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। कैसे हुआ था, इसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। यानी इन सभी में जो तत्कालीन व्यवस्था थी और उस व्यवस्था पर जो राष्ट्रवाद का प्रभाव हुआ था, इसके कारण ही वहां पर फिर से एक बार आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी। जैसे जैसे यह क्रांति जो है किसी एक जगह या एक स्थान से अगर फैलती है, तो ये संपूर्ण देश और संपूर्ण विश्व में अपना प्रभाव दिखाती है। तो उसी तरह
यहाँ पर फ्रांस भी इससे बच नहीं सका और फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिसने उस समय जब बुर्बो वंश का समाप्ति हुआ तो आर्लियंस वंश का स्थापना हुआ था। और ये जो लुई फिलिप है ये आर्लियंस वंश का शासक है और इसके खिलाफ भी आवाज उठने लगी, जिसने फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। यानी जो इसका प्रभाव था मेन यही था कि इसने जो क्रांति जो लोगों के अंदर थी, जो दब चुकी थी, उसको एक बार फिर से संपूर्ण यूरोप के लोगों में जागृत कर दिया। और सबसे पहले इसमें जो राजसत्तावादी जो थे कट्टरवादी, उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी और ये जो क्रांति का प्रभाव था अधिकतर मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी, इन्हीं के लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ा था। और इसने यानी जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव के कारण वियना कांग्रेस के जो उद्देश्य थे उसको निर्मूल सिद्ध कर दिया गया है। जितने भी वियना सम्मेलन के सिद्धांत थे, उस क्रांति के प्रभाव से लोगों को लगने लगा कि जो सिद्धांत है, जो भी ये नीति है, नियम है, अब ये उतना प्रभाव नहीं है, मतलब उसका जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, उसको कुछ समझ बोले कि यहाँ के जो भी नियम है, कानून है, वो सही नहीं है, उनका कोई मूल नहीं है। और यह प्रभाव जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के पड़ा था। इसके बाद संपूर्ण यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना है वो जग उठी। इसके बाद फिर वहां पर एकीकरण हुआ, संवैधानिक सुधार हुआ। इस तरह से फिर से फ्रांस में एक बार पुनर्जीवित हुई, जो क्रांति है फिर से पुनर्जीवित हुई और एक नई क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ये था जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति का प्रभाव। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सन 1848 ईस्वी की क्रांति। जो जुलाई जो 1830 ईस्वी क्रांति है ये जुलाई माह में हुई थी और ये गृह युद्ध जो हुआ था उस समय को लेकर यह क्रांति को 1830 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। और यह जो सन 1848 ईस्वी की क्रांति क्या है, इसको अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम लोग समझेंगे आखिर क्या कारण है कि इसे 1848 ईस्वी की क्रांति ही कहा जाता है। तो ये जो क्रांति है 1848 ईस्वी के अंदर यानी 1848 ईस्वी में हुई थी, जिसके कारण इसका नाम 1848 ईस्वी की क्रांति रखा गया। लेकिन 1848 से पहले और फिर इसके बाद भी इसका प्रभाव रहेगा। ये क्रांति 1848 ईस्वी में हुई है, लेकिन इससे पहले भी कारण हुए होंगे। क्या कारण रहा होगा कि यह क्रांति हुई है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। लुई फिलिप फ्रांस का शासक था और ये आर्लियंस वंश का था। और ये कब बना था? जब बुर्बो वंश अपना शासन समाप्त कर इंग्लैंड चला गया, यानी चार्ल्स दसम जब अपना गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चला गया तो उसी समय आर्लियंस वंश का स्थापना हुई थी फ्रांस में। और उस समय वहां का शासक लुई फिलिप था जो एक उदारवादी था। उदारवादी का मतलब ऐसे लोग का समूह जो पुरानी व्यवस्थाओं को स्थापित करना चाहते हो, जो राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की भावनाओं का प्रसार चाहते हो लेकिन पुरातन व्यवस्था भी जारी रखना चाहते हो, वैसे समूह को, वैसे व्यक्तियों को उदारवादी कहा जाता है। तो जो लुई फिलिप था एक उदारवादी शासक था पर बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था, यानी इसके लिए कोई भी कार्य हो या खुद पहले इसका इंपोर्टेंस रहता था, ये महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को यानी जो उसके अगेंस्ट है, यानी जो उसके खिलाफ रणनीति करते थे, उसको हराने का प्रयास करते थे, उनके विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति, ये जो नीति है ये कई बार आ भी चुका है एग्जाम में और ये इम्पोर्टेंट है कि लुई फिलिप जो है अपने विरोधियों को खुश करने के लिए कौन सा नीति बनाया था। तो ये नीति है स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति, यानी जो इसमें मध्य वर्ग के लिए एक स्वर्णिम कानून बनाया गया था। क्या था इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इससे, लेकिन अभी तक के लिए कि जो लुई फिलिप था एक उदारवादी शासक था और बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था और उसने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीतियों का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी जो लुई फिलिप था इसने भी अपने राज्य में एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जिसका नाम गीजो है और गीजो को लुई फिलिप ने 1840 ईस्वी में नियुक्त किया था। जिस प्रकार चार्ल्स दसम ने अपना चांसलर और प्रधानमंत्री
पोलिग्नी को नियुक्त किया था, उसी प्रकार फिर से फ्रांस में लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया और इसने गीजो को 1840 यानी 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रिया वाले था। ये खुद उदारवादी था और खुद अपना प्रधानमंत्री एक कट्टर प्रतिक्रियावादी ढूंढा, जिससे इसको कार्य को करने में थोड़ी आसानी होगी, जिससे इसके विचार जो है वो अपने प्रधानमंत्री के जरिए सुगमता से करा सकता है। इसलिए जो भी शासक होते हैं अपने विचार या फिर जिससे इनको लग सकता है कि नहीं वो मेरे अनुसार चल सकता है, मेरे अनुसार मेरे कार्यों को प्रसार करेगा, वैसे लोगों को ये अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे, जिसके कारण इनका कार्य भी हो सके और ये खुद बच जाए। तो यही कारण था कि जो यहाँ पर लुई फिलिप है अपना चांसलर जो है 1814 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जो एक कट्टर प्रतिक्रिया था। वो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था और जो गीजो था उसे राज्य के आर्थिक, सामाजिक और जो भी राजनीतिक सुधार थे वो उसके विरुद्ध था। वो नहीं चाहता था कि जो भी कोई कार्य हो वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सुधार के लिए हो, यानी जैसा है उसको ऐसा ही रहने देना चाहता था। उसको वहां के सुधार से कोई मतलब नहीं था, उसके विरुद्ध था ये। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया, यानी जो लुई फिलिप है गीजो को या वहां के जो भी अच्छे लोग थे उसको पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया, ताकि जो भी ये जो सुधार है उस सुधार के विरुद्ध ही लोग रहे और अपने राज्य में कोई भी सुधार कार्य को ना करना पड़े, जिससे शासन कार्यों में अभिरुचि नहीं थी। और जो गीजो है उसको ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया था जिससे शासन करने में और शासन के कार्य में कोई रुचि नहीं थी, बस उसे अपने जो ये कट्टर प्रतिक्रियावादी था, इसी कारण से इसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, नहीं तो इसे प्रधानमंत्री के शासन में कोई रुचि नहीं थी। और जो अल्पमत में भी था, और जो ऐसे लोग हैं वो एक नॉर्मली बात है कि वो अल्पमत में ही रहेंगे, उन्हें पूरे जनता का मत कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनके देश में क्या हो रहा है उसे खुद शासन कार्य में कोई अभिरुचि नहीं है और वो जो है वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के विरुद्ध है, तो जनता उन्हें पूरा मत नहीं देगी, जिसके कारण ये अल्पमत में भी था। उसके आसपास किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं था, यानी उसके आसपास वो खुद कोई भी कार्य, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में रुचि नहीं लेता है तो उसके आसपास कोई भी सुधारात्मक कार्य हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसे ऐसा लगता था कि इसके पास कोई सुधारात्मक कार्य ही नहीं है, इसे किसी भी क्षेत्र में सुधार करना ही नहीं था, इसलिए इसको लगता था कि कोई सुधारात्मक कार्य ही नहीं है और ना ही उसे विदेश नीति में किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। मतलब इसे कोई भी शासन कार्य में, यानी अगर यहाँ शासन करना हो, कोई नीतियों को सुधार करना हो, उसमें इसको कोई भी अभिरुचि नहीं थी, फिर भी इसे प्रधानमंत्री बना दिया गया था। उसके शासन काल में देश में बेरोजगारी, भूखमरी व्याप्त होने लगी। ये साधारण सी बात है कि जिस भी शासक को अपने देश के जनता के क्या स्थिति है, वहाँ का क्या माहौल है, इसके बारे में कुछ नहीं पता रहेगा, यहाँ तक कि उसे वहाँ की क्या क्या सुधार करना है, उसे शासन कार्य में रुचि ही नहीं है, तो वहाँ की जनता के पास भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त हो गई। तो उसी कारण से फ्रांस में भी वहाँ की जनता के वहाँ के जो लोग थे उनमें बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। यहाँ पर एक वर्ड है आलोचना। आलोचना का मतलब होता है गुण और दोष का बताना, ये नहीं कि केवल गुण होगा या फिर दोष। अब यहाँ पर इस सेंटेंस का प्रयोग किस कारण से हो रहा है, यहाँ पर इसका गुण बताया जा रहा है कि दोष बताया जा रहा है, और वाक्य को पढ़ने पर निर्भर करता है, लेकिन आलोचना का जो अर्थ होता है गुण और दोष को बताना। तो जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी, यानी यहाँ पर इसकी जो कमियां है उसके बारे में बताई गई कि इसे कोई भी शासन कार्य में कोई अभिरुचि नहीं थी, जिस कारण से वहां के लोग इसकी आलोचना करने लगे।
सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस के थ्रियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और फिर 24 फरवरी को जो लुई फिलिप है अपना गद्दी त्याग दिया, यानी गिरजों की आलोचना होने लगी। इसके बाद फ्रांस में पेरिस में वहां पर एक थ्रियस ने भोज का आयोजन किया, जिसमें वहां की स्थितियों के बारे में चर्चा की गई। और वहां पर जब चर्चा हुआ तो लोगों ने लुई फिलिप को गद्दी त्यागने के लिए कहने लगे कि लुई फिलिप अब यहाँ का शासक नहीं रहेगा, उसको गद्दी त्यागना होगा। जिस कारण लुई फिलिप ने अपना गद्दी त्याग दिया और फिर वो वहां से अपना शासनकाल छोड़कर इंग्लैंड चला गया। अब ये जब लुई फिलिप इंग्लैंड गया तो क्या क्या कार्य हुए, इसको हम लोग पार्ट 6 में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़े हैं इसको एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं, पूरा समरी के टाइप में। कि सबसे पहले हम लोग आज पढ़े थे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का क्या क्या प्रभाव था। तो इसमें प्रभाव यही था कि इसमें वहां के राष्ट्र में राजसत्तावादियों जो थे उनकी संख्या बहुत कम होने लगी। और दूसरा था कि यह मध्यम वर्ग और संवैधानिक सुधार के पक्ष में थे, यानी संवैधानिक सुधार था उसके सिद्धांतों पर था। और इसमें फ्रांस में जो भी क्रांति थी जो एक बार फिर से दबी हुई थी उसको फिर से पुनर्जीवित किया गया और फ्रांस में एक नई क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इसके बाद ये पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग फिर पढ़े थे सन 1848 ईस्वी की क्रांति, जिसमें हम लोग को लुई फिलिप के बारे में अधिकतर पढ़े हैं। और जो लुई फिलिप था ये जो फ्रांस के एक शासक है, और फ्रांस का शासक जो है लुई फिलिप आइलेंस वंश का था, जिसने अपना प्रधानमंत्री गिजो की नियुक्त किया। और गिजो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। उसे अपने शासन कार्य में रुचि नहीं थी, उसे विदेश के भी नियमों में कोई रुचि नहीं थी। उसे जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार के विरुद्ध था, जिसकी वजह से इसे जनता का अल्प मत प्राप्त था। और यह जो है धीरे धीरे जाकर लोग इसे आलोचना करने लगे। फिर इसके बाद जो है जब गिजो की आलोचना की जाने लगी तो इसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में थ्रियस में एक भोजन का एक आयोजन किया गया, जिसमें वहां पर लोग अपने राष्ट्र की स्थिति और अपने देश की स्थितियों के बारे में चर्चा करने लगे। तो उन्हें यह एक निर्णय पर पहुंचे कि जो भी हम लोग का शासक है वो अपना कार्य, अपना दायित्व अच्छे से निर्वहन नहीं कर रहा है, जिसके कारण उसको गद्दी से हटाने पर मजबूर किया गया। और धीरे धीरे इतना मजबूर किया गया कि वहां का शासक था लुई फिलिप, उसने अपना गद्दी त्याग दिया और गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया। अब जब वो इंग्लैंड गया तो क्या हुआ 1830 ईस्वी की क्रांति में, यह हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, सम्राट SST क्लासेस। थैंक यू।